हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर शाहनवाज खान आज एक नए लेसन के साथ आपके सामने आया हूँ। बहुत ही सिंपल सा लेसन है और इससे जो क्वेश्चन आते हैं, इस लेसन का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या नाम है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम की बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप जो है, अगर आप 11th-12th पढ़ चुके हैं तो आप इसके बारे में जान चुके होंगे थोड़ा बहुत, और अगर नहीं पढ़े हैं तो बहुत छोटे लेवल में भी हम एटम के बारे में जानते हैं। एटम, जैसे ही एटम आता है हमारे दिमाग में एक सिनारियो आता है कि भाई एटम में एक न्यूक्लियस होगा और उसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है राउंड राउंड जो है चक्कर निकाल रहे हैं, सर्कुलेटरी मोशन कर रहे हैं, जैसा कि सन है और अर्थ उसके चारों तरफ है, ऐसा बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा जो स्नैपशॉट या इमेज जो हमारे सामने आती है एटम की, वो ये वाली आती है। लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम कंपटीशन एग्जाम की बात करते हैं, तब पढ़ना शुरू करते हैं, तो इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल चैप्टर है, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है इस लेसन के, और ये हर कंपटीशन एग्जाम, ICR, जेट, BHU सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट एपरेटस के लिए भी ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि दूसरे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, और नीट में भी इससे 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा जो आपको डायरेक्ट मिलेगा, और हो सकता है एक से ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिले, लेकिन इससे न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव्स भी बनते हैं, और ये न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के और लेसन जो है उनके रेस्पेक्ट में इनके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो बहुत इजी हैं, तो वो हम करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अपना रजिस्टर लें, पेन लें, नोट करने की कोशिश करें। थ्योरेटिकल चीज़ों को जब बार बार जब मैं बताऊं आपको, तो उनको जो है वो स्टार लगाएं, इम्पोर्टेंट लगाएं। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं कहूं तो उनको अच्छे से नोट कर लें कि ये चीज़ें तो हमें रटनी ही है, या ये कॉन्सेप्ट तो हमें आना ही चाहिए। तो देखिए, हम इसको पढ़ें क्यों, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपका ये चैप्टर है, अगर जेट की बात करें तो पहले तो बहुत क्वेश्चन आते थे। देखिए, जेट में पिछले साल को छोड़ दें तो उससे पहले इसमें 3-4 क्वेश्चन आते थे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर हुआ करता था। लेकिन जब से रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि भाई 10 क्वेश्चन फिजिकल के आएंगे, 10 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के आएंगे, फिर ऑर्गेनिक के आएंगे, फिर सॉइल केमिस्ट्री के आएंगे, जेट में जब से इसको कर दिया है रिस्ट्रिक्टेड, तब से इसका वेटेज थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इतना कम भी नहीं हुआ है। 2 क्वेश्चन फिर भी आपको यहाँ से मिलेंगे, एक तो पक्का है लेकिन 2 तक जाता है। ICR और BHU दोनों बिल्कुल सेम तरीके से 2-2 क्वेश्चन जो है उन दोनों में मिलते हैं। ICR में ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन अगर ICR और BHU ऑल ओवर अपन देखें तो ICR BHU में 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मतलब जो एवरेज सेट हो रहा है वो 2 क्वेश्चन का हो रहा है। ज़्यादा भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि ज़्यादा नहीं आ सकते। कभी कभी ICR में 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भाई हमारा 2 क्वेश्चन तक तो आना ही है। ये हम वो जो चीज़ ले रहे हैं कि यहाँ तक तो आना ही है। और जेट की बात, नीट की बात करें अपन, तो नीट में तो बड़ा इजी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसा नीट है वैसा ही ICR और BHU है। एक चीज़ ध्यान रखें, नीट का जो स्टेटस है वही ICR और BHU का स्टेटस है, और BHU तो मैं और भी कह सकता हूँ कि ये थोड़ा सा हायर देन नीट है। नीट से थोड़ा ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको थोड़ा अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी BHU के लिए। और नीट एपरेटस जो हैं उनके लिए भी मैं कहूँगा 1 to 2 क्वेश्चन, हाँ, लेकिन यहाँ कह सकते हैं कि 1 to 2 क्वेश्चन है। एक तो पार्ट फर्स्ट से आ जाएगा और एक पार्ट सेकंड से आ जाएगा। क्या क्या इसमें हम पढ़ने वाले हैं उसका एक स्नैपशॉट मैं आपको दे देता हूँ कि देखिए, सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो एटम की बात करेंगे। एटम वर्ड कहाँ से आया, फिर एटम जो है पहले अनकट हुआ करता था, मतलब उसका डिवाइडेशन नहीं होता था, फिर वो डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद उसमें कितने सब पार्टिकल आए, फिर उसमें न्यूक्लियस आया जो रदरफोर्ड ने कहा न्यूक्लियस डिस्कवरी की, उसके बाद में उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आए, ये इसके सब पार्टिकल है।
और पॉजिट्रॉन और दूसरे मैसॉन, पाई मैसॉन, ये दूसरे सब पार्टिकल है जिनकी भी हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। उसके बाद में हम जो बात करेंगे वो मॉडल्स की बात करेंगे, किनकी? एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे। एटॉमिक मॉडल में हमारे पास जो मॉडल होंगे वो थॉमसन मॉडल होगा, जो स्टार्टिंग में थॉमसन ने दिया था, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, ये इसका इतना वेटेज नहीं है, ना पूछा गया है ना पूछा जाएगा। कभी कभी जो है वो अगर जिसको कहते हैं बहुत ही रेयर केस में आता है ये। उसके बाद दूसरा मॉडल होगा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल, जो रदरफोर्ड ने दिया। वो किस पे था? गोल्ड पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल को स्कैट किया था। और ये जो मॉडल है ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियर डिस्कवर हुआ था इसके अंदर। तो मॉडल जो एटम का है वो इतना वेल नोन नहीं है, लेकिन ये न्यूक्लियस की वजह से वेल नोन है। और इन्होंने पहली बार सोलर सिस्टम जैसा कुछ बताया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और फर्स्ट टाइम जो डायनेमिक मॉडल दिया था वो रदरफोर्ड ने दिया था। इससे पहले जितने भी मॉडल थे वो स्टैटिकल मॉडल थे। देन हम जब आगे चलेंगे तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेसन का जो है वो बोर मॉडल है। बोर जो है उसने क्या किया था कि बहुत सारे फिजिक्स की जो क्लासिकल फिजिक्स है उसको क्लब किया किसके साथ में? मॉडर्न फिजिक्स के साथ में, मतलब क्वांटम मैकेनिज्म के साथ में, क्वांटम फिजिक्स के साथ में। जब क्लासिकल फिजिक्स को क्लब किया तो एक मॉडल दिया उसने, और ये मॉडल जो था वो डायनेमिक मॉडल था और बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल था। ऐसा नहीं कह सकते कि कंप्लीटली एक्सेप्टेबल था, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल था। तो बोर मॉडल आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा जब मैं बोर की बात करूंगा। इसके बाद बोर मॉडल आपको जो है रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, और स्पेशली एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। फिर जो बोर मॉडल की जो एनर्जी है उससे अपने को एक स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो हम जो स्पेक्ट्रम है उसकी भी बात करेंगे। उसमें कुछ लाइंस आती है, लाइमन, बामन, पाशन, फुन, ब्रैकेट, इस टाइप की लाइंस आती है, या स्पेक्ट्रल पैकेट्स आते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो हमने सबसे पहले जो है एटम देखा, एटम के बाद सब पार्टिकल देखेंगे, सब पार्टिकल के बाद में हम देखेंगे मॉडल्स की बात करेंगे। मॉडल्स जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो मॉडल है वो बोर मॉडल होगा। उसके बाद जो मॉडल है वो कुछ एडवांस मॉडलों की बात करेंगे अपन, जो समरफील्ड मॉडल होगा, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल की उसमें बात करेंगे। फिर प्लांक का जो मॉडल था जिसने प्लांक क्वांटम थ्योरी को उसमें मिक्स करके उसकी बात करेंगे। फिर ये देखेंगे कि जो हमारा जो मॉडल, जो मॉडर्न मॉडल है एटम के, उसके अंदर डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टैब्लिश हुआ। वो कैसे स्टैब्लिश हुआ? इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर देखेंगे, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर देखेंगे, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में रहता है, पार्टिकल के फॉर्म में रहता है, और क्या क्या चीज़ फॉलो करता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन, जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसके अंदर बहुत सारे, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनको कैसे फिल किया जाता है, कैसे उसमें ऑर्बिट होंगे, कैसे उसमें सेल होंगे, सब सेल होंगे, ऑर्बिटल होंगे। देन उसके बाद में इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्सिस के अगेंस्ट रोटेट होता है, तो उसका रोटेशन भी देखेंगे। और उसके रेस्पेक्ट में फिर क्वांटम नंबर्स निकालेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो आखिरी वाला पार्ट होगा वो क्वांटम नंबर्स वाला पार्ट होगा। तो क्वांटम नंबर्स की बात करेंगे, और क्वांटम नंबर्स के साथ में जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिट्स के अंदर, सेल के अंदर, सब सेल के अंदर, उनके कुछ रूल्स है, जैसे आबो प्रिंसिपल है, हुंड है, पाउली है, N+L रूल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी हम बात करेंगे। तो इस तरीके से एक कंप्लीट पैकेज आपको जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपको यहाँ पे मिलेगा। तो धीरे धीरे एक स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे। तो बिल्कुल आप ऐसे समझे कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं बिल्कुल अननोन है अबाउट एटम, और एक स्टोरी की तरह स्टार्ट करेंगे। स्टोरी कहाँ से शुरू होती है और ये स्टेप बाय स्टेप जो है कहाँ जाकर फिनिश होती है। तो बिल्कुल एक स्टोरी की तरह लें कि एटम कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने वैल्यू देख ली है, इसकी क्यों इंपॉर्टेंट है, और इसके जो बेसिक पैरामीटर्स हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे अपन, ये हमारे को पीरियोडिक टेबल में वर्क करेगा, ये हमारे को एस ब्लॉक जब पढ़ेंगे तब वर्क करेगा, पी ब्लॉक में वर्क करेगा, डी और एफ ब्लॉक में वर्क करेगा।
तो ये सिंगल एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, जो हमने जैसे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा तो वो हमारा बेस था, वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर भी हमारा एक बेस है, एक पिलर है केमिस्ट्री का। तो ध्यान रखें कि हमारे पिलर जो है वो मजबूत होने चाहिए, चाहे वो मोल कॉन्सेप्ट का पिलर हो जो हमने पहले पढ़ा बेसिक केमिस्ट्री, वो एकदम मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। और जैसे जैसे हम पिलर्स की बात करेंगे तो पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन मोल कॉन्सेप्ट, तो एक पिलर हो गया, दूसरा क्या पिलर हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा पिलर होगा पीरियोडिक टेबल, चौथा पिलर होगा आपका जो केमिकल बॉन्डिंग। ये जब पिलर खड़े हो जाएंगे तो जो केमिस्ट्री की बिल्डिंग है वो इन सब के इर्द गिर्द हम बनाएंगे। तो पिलर जब मजबूत होता है तभी जो है इमारत या आपकी बिल्डिंग मजबूत होती है। तो पिलर मजबूत करें, आप पिलर स्ट्रॉन्ग करें। कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? देखिए बेसिक हम छोटे छोटे लेवल में पढ़ते चले जाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब हो गया है कि एक एटम है, मतलब एक ऐसा पार्टिकल है जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। हिस्ट्री में ये माना गया है कि भाई ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल था जिसका और डिवीजन नहीं कर सकते, और इससे जितना भी एलिमेंट है या जितना भी कंपाउंड है वो इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना है। तो जब भी हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात करते थे पहले, तो हम एटम की बात करते थे। और एक ग्रीक वर्ड भी है, और पहले इसको एटिमो कहा जाता था। एटिमो मतलब अनकटेबल, मतलब अनकट, इसको और काट नहीं सकते आप। एटम का मतलब क्या है? और नहीं काट सकते। तो और नहीं काट सकते, ये वर्ड कहाँ से आया? ये जो एटम वर्ड है, अनकट वर्ड है, तो ध्यान रखें ये वर्ड आया है जॉन डाल्टन से। एक साइंटिस्ट बहुत फेमस हुए स्टार्टिंग में अर्ली 18th सेंचुरी के अंदर, और 18th सेंचुरी के अर्ली के अंदर या 19th सेंचुरी के अर्ली के अंदर उन्होंने जो है वो अपना डाल्टन थ्योरी दिया। ये बताया कि जो पार्टिकल स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि अनकट है, अब उससे ज़्यादा जो है छोटा पार्टिकल आप नहीं बना सकते, तो वो एटम कहा गया। और एटम जब इसको कहने लगे और जॉन डाल्टन ने जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दे दी, तो थ्योरी ऑफ डाल्टन थ्योरी भी कहते हैं इसको, या एटॉमिक थ्योरी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो इसके क्या पॉस्टुलेट्स हैं वो जानने की कोशिश करते हैं कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था एटम, तो एवरी एंड ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड बाय स्मॉलेस्ट अनकट पार्टिकल विच इज कॉल्ड एज एटम। क्लियर? तो ये डेफिनेशन व्हाट इज द डाल्टन इज नोन फॉर एटम, और एटम क्या है कि ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड बाय ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज कॉल्ड एटम। सेकेंड पोस्टुलेट क्या था कि एटम ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट आर लाइक, ठीक है, सेम टाइप के होंगे। कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो सारे एटम जो होंगे उसके सेम होंगे बिल्कुल, ठीक है। जैसे आइडियल ट्विंस होते हैं तो वो कैसे होते हैं? बिल्कुल सेम तरीके से होते हैं। आप डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो वैसे ही जो है वो आइडेंटिकल जो एटम्स होते हैं या आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? एटम। तो एक एलिमेंट के जो एटम होंगे वो एक जैसे होंगे, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। जैसे कॉपर है, कॉपर का एलिमेंट अगर हाइड्रोजन के साथ बात करें, एटम की बात करें, तो कॉपर का एटम अलग होगा, हाइड्रोजन का एटम अलग होगा। तो सेकंड पोस्टुलेट क्या हो गया? एटम ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट आर लाइक्स बट डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट, डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट। जो अदर एलिमेंट के एटम होंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो ये हो गया। थर्ड पोस्टुलेट जो इसका है वो क्या है? एटम इज अल्टीमेट, मतलब वैसा ना कोई है ना कोई होगा। अगर किसी एलिमेंट का एटम है तो वो यूनिक है, इट इज यूनिक, इट इज नॉट डिस्ट्रॉय एंड नॉट क्रिएटेड। आप उसको खत्म नहीं कर सकते हो, आप उसको प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते हो। तो यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय एंड कैन नॉट क्रिएट ए एटम ऑफ ए स्पेशल एलिमेंट, ठीक है। ये नेक्स्ट पोस्टुलेट हो गया आपके पास में। तो एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड and nor be destroyed, and atom is ultimate because atom having mass but it structure less,
तो एटम का स्ट्रक्चर उस समय डाल्टन डिफाइन नहीं कर पाएंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे बता सकते हो, इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो कैसे बताओगे आप, ठीक है, क्लियर। जो लास्ट पोस्टुलेट है वो है कि एटम ऑफ द एलिमेंट टेक पार्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन, तो विच वन इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, तो आप क्या कहोगे, एटम। किसने कहा था, डाल्टन ने कहा था। जो स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है जो रिएक्शन में काम आ रहा है, रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कर रहा है, वो क्या है, एटम है। तो कहानी यहाँ तक सही चल रही थी डाल्टन की कि एटम उसके पास आ गया और एटम बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन साइंस के अंदर एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर एस्टेब्लिश थ्योरी के बाद एक नई थ्योरी आती है जो उसको चैलेंज करती है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमारे जो लाइफ है उसको बहुत इजी किया है, लेकिन हमारी स्टडी को टिपिकल कर दिया है। जैसे अगर न्यूटन नहीं होता तो फिजिक्स नहीं पढ़नी पड़ती, बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती। आइंस्टाइन नहीं होते तो हमारी जो थ्योरीज है उसमें बहुत सारी चीज़ें कम हो जाती। उन्होंने हमारी लाइफ को इजी बनाया, लेकिन हमारे सिलेबस को क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स कर दिया। वैसे फेराडे थे, फेराडे ने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर की थी, लेकिन हमारी लाइफ को तो इजी कर दिया, सिलेबस कॉम्प्लेक्स कर दिया। ऐसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या किया था, एंटीबायोटिक डिस्कवर की, लेकिन सिलेबस जो है हमारा क्या कर दिया है, टिपिकल कर दिया। तो ये क्या हो रहा था, अचानक जितना भी सडन डिस्कवरी हुई है उसको बोलते हैं सेरेंटिपिडी। क्या बोलते हैं, सेरेंटिपिडी। नीट का क्वेश्चन है, आईसीआर में भी आया हुआ है, बायोलॉजी के अंदर केमिस्ट्री में नहीं, बायोलॉजी में पूछा गया व्हाट इज सेरेंटिपिडी। जो सडन डिस्कवरी होती है उसको सेरेंटिपिडी बोलते हैं। तो फेराडे जो था, माइकल फेराडे, वो एक उन्होंने मैग्नेटिक रोड ले रखी थी, वायर्स की बनी हुई थी, वो कोयल कह दें उसको, कोयल थी, और उनके हाथ में मैग्नेट था। जैसे ही मैग्नेट छूटा और मैग्नेट जैसे ही गिरा उनके हाथ से, तो उन्होंने देखा जो कोयल से अटैच वोल्ट मीटर है उसमें डेविएशन हुआ। मतलब वोल्टेज कहाँ से आया ऐसा, मतलब वोल्टेज कब आएगा, जब इलेक्ट्रिसिटी होगी तब वोल्टेज आएगा। तो उन्होंने डिस्कवर किया कि ये कोयल के सामने अगर मैग्नेट को चलाएं आप तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो उन्होंने डिस्कवर की इलेक्ट्रिसिटी। फिर उन्होंने क्या किया कि इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना शुरू कर दिया, और वो अलग अलग जगह यूज़ करना शुरू किया, ठीक है। जैसे एंटोनी ल्यूवेनहॉक, आप जानते हो, आप अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था भाई, उसने पैरासाइट देखना शुरू किया। उसने माइक्रोस्कोप लिया और कोई भी उसको मटेरियल मिलता था उसमें देखना, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखना शुरू कर दिया था। तो पैरासाइट के लिए के फील्ड में उसका बड़ा नाम हुआ एंटोनी ल्यूवेनहॉक का। वैसे ही फेराडे क्या करता था कि जहाँ पर भी उसको पोजीशन मिलती करंट लगा देता था, ठीक है। तो करंट लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जो हमारा एटम है कि सर इस कहानी का हमारे एटम से क्या मतलब हुआ, अरे देखिए, तो हमारा एटम जो है अभी अनकट है, अनकट है। हम अभी तो जान रहे हैं कि उसमें एक न्यूक्लियस है, पॉजिटिव है, और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव है। लेकिन अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर तो ये नहीं जान रहा है कि भाई ये अनकट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो अभी तक जो हमने पढ़ा डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या है, जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग ये अनकट है, ये काटा नहीं जा सकता। तो फेराडे ने किया माइकल फेराडे आए 1830 के अंदर। माइकल फेराडे ने इस एटम को क्या किया कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के बीच में रख दिया, या पॉजिटिव और नेगेटिव लगा दिया, और एटम को रख दिया। और जैसे ही वोल्टेज लगा, और वोल्टेज से क्या हुआ, क्योंकि एटम तो कटेबल था, वो कट सकता था, उसके अंदर एक न्यूक्लियस पॉजिटिव था और एक इलेक्ट्रॉन था, तो एक पॉजिटिव पार्ट था और एक नेगेटिव पार्ट था। तो क्या हुआ, पॉजिटिव पार्ट इधर चलने लग गया और नेगेटिव पार्ट इधर चलने लग गया। तो अचानक माइकल फेराडे को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी दिखी, उसके अंदर लगा कि यार ये तो पास हो रही है इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा कब होगा, जब किसी पार्टिकल के अंदर जो चार्ज पार्टिकल होगा या उस पर चार्ज होगा। जबकि डाल्टन ने तो क्या कहा कि भाई आपका एटम क्या है, वो अनकट है, उसके अंदर जो है वो कोई चार्ज नहीं है, उसको और नहीं काट सकते आप। लेकिन फेराडे ने तो यहाँ काट के बता दिया कि भाई जैसे ही उसने क्या किया, यहाँ वोल्टेज लगाया और वोल्टेज के बीच में एटम को रखा, तो इसमें से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास होने लग गई। अरे भाई इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास हो सकती है, एटम तो खुद मूव करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास कर देगा। और ये भी नहीं कहा है डाल्टन ने कि भाई एटम पर कोई चार्ज होता है, जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से होगी।
लेकिन जैसे ही फैराडे को ये पता चला कि नहीं यार ये तो गड़बड़ है, और गड़बड़ क्या है कि भाई एटम को काटा जा सकता है। तो अभी ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी ने इस बार ऐड किया है इसको, और ऐड करके क्या कहा है कि माइकल फैराडे इज द फर्स्ट मैन हु स्टेट दैट एटम इज कटेबल, आप एटम को काट सकते हो, ये माइकल फैराडे ने कहा। और माइकल फैराडे ने ये बात किसको बताई? माइकल फैराडे ने ये बात बताई अपने फ्रेंड जे थॉमसन को। जे थॉमसन ने क्या किया कि एक ट्यूब ली, डिस्चार्ज ट्यूब जिसको बोलते हैं, जो ट्यूब सबसे पहले जूलियस पुलकर ने यूज किया। ये ट्यूब कैसी थी? देखिए, डिस्चार्ज ट्यूब जो जे थॉमसन ने यूज की, जो कि फैराडे का फ्रेंड था, उसने क्या किया कि एक ग्लास ट्यूब ली। ये ग्लास ट्यूब देख रहे हैं आप बच्चों, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और इस इलेक्ट्रोड को अटैच कर दिया हाई वोल्टेज से। 10,000 वोल्टेज करंट इसके अंदर वोल्टेज था, जो इतना तेज करंट था इसके अंदर। और यहां ये पॉजिटिव हो गया, यहां ये नेगेटिव हो गया। और क्या किया इसने? इन्होंने इसमें नियॉन या आर्गन जो है वो इनर्ट गैस डाल दी। इनर्ट गैस मतलब इनर्ट गैस के एटम हो गए। तो इनर्ट गैस के एटम जो है वो यहां जो है उन्होंने भर दिए, ये छोटे छोटे इनर्ट गैस के एटम हो गए। क्लियर? अब इसके अंदर वैक्यूम पंप लगा दिया। वैक्यूम पंप क्या करेगा कि इसके अंदर की जितनी भी एयर है वो निकाल लेगा, और उसके अंदर केवल कौन सी एयर डालनी है अपने को? वो नियॉन और आर्गन की गैस रहनी चाहिए, और बाकी और कोई भी गैस नहीं होगी। सारी गैस को निकाल दिया इन्होंने पहले, और बाद में क्या फिल कर दिया? नियॉन और आर्गन फिल कर दिया। और जो इसका जो प्रेशर था इस ट्यूब का, वो 10⁻³ to 4 atm तक इसका जो है वो प्रेशर था। इतना ज़्यादा प्रेशर जब जनरेट हो गया अंदर, तो और वैक्यूम की वजह से, और अंदर क्या है भाई, ये एटम है, ये नियॉन का या आर्गन का एटम था। एटम में क्या होगा? एक न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन है। अभी तक तो हम नहीं जानते इसके बारे में, ये तो हमारा जो लोअर क्लासेस की नॉलेज है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं अपन। जैसे ही वोल्टेज लगा तो क्या हुआ? यहां से ऐसा दिखा कि कुछ जो है वो रेज इधर से कैथोड से, तो जो नेगेटिव पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? कैथोड, और जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड है, ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? ये कैथोड है। और जब कैथोड से कुछ रेज जो है वो किधर जा रही थी? एनोड की तरफ जा रही थी। तो जे थॉमसन ने सबसे पहले ये जो ट्यूब था, इस ट्यूब के अंदर इन जो पार्टिकल्स जो है इनको देखा और इनको कैथोड रेज नाम दिया। जो नेमिंग दिया वो किसने दिया? जे थॉमसन ने। तो जब आप कैथोड रेज की बात करेंगे जो हाई वोल्टेज में जनरेट हुई थी, और किससे जनरेट हुई? नियॉन और आर्गन से जनरेट हुई। और ये जब जनरेशन हुआ तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा था, वैक्यूम बहुत ज़्यादा था, और इस गैस को नाम दे दिया कैथोड रेज। देन कैथोड रेज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन एंड क्रूक्स ट्यूब। इस ट्यूब को क्या नाम दिया? क्रूक्स ट्यूब। तो ये जो एक्सपेरिमेंट, ये जो ट्यूब था, ये विलियम क्रूक्स की ट्यूब थी, और इस ट्यूब का नाम दिया गया क्रूक्स ट्यूब। जो एक्सपेरिमेंट किया गया क्रूक्स ट्यूब था। क्रूक्स एक्चुअली जे थॉमसन का फ्रेंड था। तो जे थॉमसन का फ्रेंड क्रूक्स उनकी बगल वाली लैब में था। जब जे थॉमसन जाते थे वहाँ पे, तो वो इस ट्यूब को बहुत देखते थे कि भाई हो क्या रहा है इस ट्यूब के अंदर। एक बार उन्होंने ऑब्जर्व किया इस ट्यूब के अंदर कि अरे यार, इसमें तो कुछ जो है वो एनोड से कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है। और वो क्या रेज नाम दिया उन्होंने? कैथोड रेज नाम दे दिया। और कैथोड रेज जब नाम दिया उसको, और ये देखा कि जब वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, और भी एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, तब देखा कि ये तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। कैसे पार्टिकल है ये? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। जो ये जो रेज जो है वो किधर से जा रही है? कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और इनको एक नया नाम दे दिया, नेगेट्रॉन। तो जे थॉमसन ने कैथोड रेज को जो नाम दिया था वो क्या नेमिंग किया था? नेगेट्रॉन नाम दिया था। अब ये नेगेट्रॉन आया कहां से? क्या वास्तव में ये कैथोड से निकल के आया? नहीं, ऐसा नहीं था मेरे दोस्तों। देखो क्या था
कि ये जो नियॉन और आर्गन जो आपने फिल की थी उसके अंदर एक पॉजिटिव पार्ट जो न्यूक्लियस था जो प्रोटॉन के फॉर्म में था, और एक नेगेटिव पार्ट जो था जो इलेक्ट्रॉन था जो किसके फॉर्म में था, जो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में था। जैसे ही आपने वोल्टेज लगाया तो इतना हैवी वोल्टेज ये एटम जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाया, और जैसे ही टॉलरेट नहीं कर पाया तो पॉजिटिव पार्ट किधर चलने लग गया, नेगेटिव की तरफ। लेकिन ये बहुत स्लो था रेस्पेक्टिवली इलेक्ट्रॉन के, और इलेक्ट्रॉन हल्के थे तो किधर जाने लग गए, वो इधर जाने लग गए एनोड की तरफ। और इससे जो रेज जनरेट हुई उस रेज को क्या कहा जे थॉमसन ने, वो एनोड रेज का, उस कैथोड रेज का, उस रेज को क्या कहा, कैथोड रेज का। तो इधर से इधर कैथोड से एनोड की तरफ जो नेगेटिव पार्टिकल जा रहा था वो कौन सी रेज हो गई, कैथोड रेज हो गई, गिवन बाय जे थॉमसन। अब इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इस स्टोरी में क्या हुआ, जो कैथोड रेज थी इट इज गिवन बाय जे थॉमसन, क्लियर। इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या नाम दिया भाई इन्होंने, नेगेट्रॉन नाम दिया, जो वास्तव में क्या थे, जो वास्तव में इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन ये नाम जे थॉमसन ने इनको नेगेट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया, ये नाम जो उनके ही एक फ्रेंड थे स्टोनी, उन्होंने कहा कि भाई नेगेट्रॉन नाम अच्छा नहीं है भाई, इसको नया नाम दिया जाए। तो इसी नेगेट्रॉन को नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम के अंदर, इस स्टोरी जैसे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, कैथोड रेज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, cathode rays named by J.J. Thomson as negatron. The particle which is present in cathode is called negatron by J.J. Thomson. और इनको इलेक्ट्रॉन किसने कहा, तो कैथोड रेस को इलेक्ट्रॉन किसने कहा, स्टोनी ने। स्टोनी एक और साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है इसको क्या कहा, इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन क्या, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब ये जो कैथोड रेज हैं इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। ये जैसे ही इसके अंदर ZnS का पर्दा लगाते हैं या एक फिल्म लगाते हैं ZnS की, जिंक सल्फेट की, तो ये चमकने लग जाता है। कैसे लग जाता है, स्पार्क करता है, ल्यूमिनेंसी होती है इसके अंदर। तो ये कैथोड रेज जो है, अगर आप इसको डार्क के अंदर देखेंगे तब भी इसमें ल्यूमिनेंसी होगी। और क्या क्या चीज होती है कि अगर इन कैथोड रेस के पाथ के अंदर अगर अपन एक व्हील लगा दें, जैसे ये व्हील मैंने लगा दिया, तो इनमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैथोड रेज में कौन सी स्ट्रेंथ है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल जो है मूव कर रहा है उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है। और ये क्या करेगी, इसको रोटेट करेगी अपने एक्सिस पर। ये पहिया जो है, ये व्हील जो है, ये घूमने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। और ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है कि कैथोड रेज जो होती है उसमें क्या होता है, उसके अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन नेक्स्ट, अगर ये जो कैथोड रेज जा रही है क्रुक्स ट्यूब के अंदर, ये ट्यूब कौन सी है, क्रुक्स ट्यूब, विलियम क्रुक्स की ट्यूब है ये। और इस ट्यूब के अंदर अगर मैं जो है कैथोड रेज कहाँ जाएगी, ये यहाँ कैथोड से एनोड की तरफ जब जा रही है, इस पाथ में जब ये वेरी कर रही है, तो यहाँ मैंने एक डी ब्लॉक एलिमेंट रख दिया। कौन सा, डी ब्लॉक एलिमेंट रख दिया। और जैसे ही डी ब्लॉक एलिमेंट रखा, ये एक्सरे, ये जो है कैथोड रेज यहाँ टकराएगी और एक नई रेज जनरेट करती है, जो बाद में रोटन ने इसको एक्सरे कहा। तो एक्सरे की डिस्कवरी किससे हुई, कैथोड रेज से। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि आप जो है कैथोड रेज का जो पाथ है उसके बीच में एक डी ब्लॉक एलिमेंट रख दें तो वो क्या जनरेट करेगा, वो एक्सरे जनरेट करने लग जाता है। तो एक्सरे की डिस्कवरी किससे हुई, एक्सरे की डिस्कवरी कैथोड की रेज से हुई। अब देखिए, अगर जो है ये कैथोड रेज जो जा रही है, इसके पास में एक मैग्नेट लिया है या आप कहीं से मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, तो ये क्या करेगी, ये मैग्नेट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगी और यहां तक नहीं जाएगी, ये मैग्नेट की तरफ जाने लग जाएगी। ये जो इफेक्ट है इसको ज़ीमैन इफेक्ट बोलते हैं। कौन सा इफेक्ट है, ज़ीमैन इफेक्ट। तो ये जो नेचर है, ये कौन सा इफेक्ट हो गया, मैग्नेट की तरफ जो है वो डाइवर्ट हो जाना, ये ज़ीमैन इफेक्ट है। अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रिक करंट लगा दूं, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी एक पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ लगा दूं, तो ये यहाँ जो है जाने लग जाएगी। इसको जो है स्टॉक इफेक्ट बोलते हैं। कौन सा इफेक्ट है ये, इफेक्ट स्टॉक इफेक्ट।
तो इलेक्ट्रॉन भी स्टॉक इफेक्ट और जीमैन इफेक्ट दिखाता है, वो अपने स्पेक्ट्रा में भी दिखाएगा। तो जीमैन इफेक्ट कब होगा? जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे। बहुत ही जेट में कई बार आ चुका है, छोटा सा क्वेश्चन है कि जो डेविएशन है कैथोड रेस का या इलेक्ट्रॉन का टुवार्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, इट इज कॉल्ड जीमैन इफेक्ट, एंड टुवार्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज कॉल्ड स्टॉक इफेक्ट। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो है कुछ इसकी प्रॉपर्टी है। थॉमसन ने एक चीज और डिस्कवर की, वो उसका E/m चार्ज अपॉन मास इलेक्ट्रॉन का किसने डिस्कवर किया? जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। और उन्होंने ये भी बताया कि इट इज इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है, जो गैस आप भर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करती है। गैस कोई भी डाले अंदर E/m सेम रहेगा, ये फिक्स है, ये कांस्टेंट हो गया है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस। गैस चाहे नियॉन भरो, आर्गन भरो, क्रिप्टॉन, जिनॉन, कुछ भी भरो, या दूसरी गैसेस भी आप डाल सकते हैं, उनका अलग इफेक्ट होगा, लेकिन E/m जो इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेस का मिलेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। देन उसके बाद में जब एक्सपेरिमेंट आगे बढ़े और बहुत सारी चीजें हुई, तो गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि यार कोई चीज जो है वो कैथोड से कहाँ जा रही है? एनोड की तरफ। तो कुछ तो ऐसा होता होगा जो एनोड से किधर आता है? कैथोड की तरफ आता है। वो क्या चीज है? जब उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी चीज जो है वो कहाँ से आ रही है, वो एनोड से कैथोड की तरफ आ रही है, वो क्या चीज होगी? अरे भाई इसमें न्यूक्लियस बच गया है ना, ये न्यूक्लियस पॉजिटिव पार्ट है, ये किधर जाएगा? ये जाता है कैथोड की तरफ। और लगेगा कैसा कि एनोड से कैथोड की तरफ आ रहा है। तो वो रेस जो कैथोड एनोड से कैथोड की तरफ आ रही है उसको क्या नाम दिया? एनोड रेस। तो एक तो थी कैथोड रेस गिवन बाय एंड डिस्कवरी बाय जे थॉमसन, एंड एनोड रेस डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने कहा इट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड इट इज कॉल्ड एज एनोड रेस एंड गिवन बाय गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन आप ध्यान रखें। लेकिन गोल्डस्टीन जो है थोड़े टाइम में बाद में इसको प्रोटॉन कहने लग गए, और प्रोटॉन जो वर्ड आया है वो रदरफोर्ड के फॉर्म से आया है। रदरफोर्ड ने फिर इनको प्रोटॉन कहना शुरू कर दिया था। तो E/m फिक्स हो गया नेचर। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जेट में 2 बार आ चुका है, नीट में भी आ चुका है। तो जेट और नीट और एपरेटस वालों के लिए, ICR वालों के लिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1837। ये जो नंबर है ये ध्यान रखें, 1/1837 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हो आप, कि इतने टाइम्स जो है वो लेस होता है। तो 1/1837 आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन बात कर ले चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19। अरे किसने बताया भाई? फिजिक्स वाले जो स्टूडेंट है, जो नीट वाले स्टूडेंट है, उनको तो पता है कि मिलिकन का जो है ऑयल ड्रॉप मेथड आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर। नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लेंगे, जीतू सर आपको पढ़ाएंगे। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड है, वहाँ से क्या निकल के आया। और जो अब हमारे ICR और जेट के ऑपरेटर्स हैं उनके लिए ध्यान रखें कि भाई ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? ये मिलिकन का ऑयल ड्रॉप मेथड है। कौन सा मेथड है? ऑयल ड्रॉप मेथड। तो उसमें ऑयल की ड्रॉप बनाई थी और उस पर जो चार्ज था उस चार्ज से ये निकाला मिलिकन ने। तो मिलिकन का ऑयल ड्रॉप मेथड से। और कितना है भाई? 1.6 इंटू 10⁻⁹ -19। और आगे माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। इसका उल्टा किसके पास होता है? प्रोटॉन के पास होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास भी जो है आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और मोल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया कि किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? अरे भाई ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो आप कर सकते हैं कन्वर्ट इसको ग्राम में। तो कभी ये किलोग्राम में दिया जाता है, कभी ये ग्राम में दिया जाता है, तो वैसे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपका मास आ गया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
मास ऑफ प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं, आपको केवल याद रखना है, आप निकालने की जरूरत नहीं है। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, किलोग्राम के अंदर बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, kg में बात किया। लेकिन अगर ग्राम में बात करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 24 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखें, ग्राम किलोग्राम के अंदर पूछ लेते हैं, कभी आपको यूज भी करना होता है तो आप वेरी कर सकते हैं खुद, ग्राम किलोग्राम में। ग्राम में कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻24, क्योंकि 10⁻³ से कहाँ कर दिया हमने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया किलोग्राम को ग्राम में, तो ये ग्राम में आ गया। दूसरा, नेम ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन जो नेम है किसने दिया, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। तो एटम जो है उसके सब पार्टिकल आपने निकाल दिए। तो इस स्टोरी में हुआ क्या कि एटम जो आपने लिया वो पहले डाल्टन ने क्या कहा, ये अनकट है भाई, ये पूरा का पूरा है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसको और नहीं तोड़ सकते, इसको ना प्रोड्यूस कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये तो किसने कहा, डाल्टन ने। लेकिन माइकल फैराडे ने उसको क्या लगा दिया, करंट लगा दिया। करंट लगते ही क्या हो गया, वो सब पार्टिकल में डिवाइड होने लग गया। ये बात उसने किसको बताई, जे थॉमसन को बताई। जे थॉमसन ने फिर क्या किया भाई, क्रूक्स ट्यूब के अंदर क्या बना दिया उसने, कैथोड रेज बना दी। और यही कैथोड रेज जो है वो आगे जाके किसकी डिस्कवरी हुई, वो कैथोड रेज ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। ये जो कैथोड रेज है इसको जे थॉमसन ने क्या कहा था, इसको नेगेट्रॉन कहा था। और नेगेट्रॉन को इलेक्ट्रॉन किसने कहा, तो नेम इलेक्ट्रॉन गिवन बाय स्टोनी। समझ में आ गया, तो ये नेम गिवन बाय स्टोनी। एक रेज और है जो कहाँ जाती है, जो कैथोड से एनोड की तरफ जाएगी, तो वो तो कौन सी रेज है, कैथोड रेज। और जो एनोड से कैथोड की तरफ जाएगी वो कौन सी रेज हो जाएगी, वो एनोड रेज हो जाएगी। एनोड रेज इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इट इज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। तो आपके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, आपके पास प्रोटॉन आ गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, E/m, ये सारी चीजें आपके पास में आ गई है। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1/1837 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ जो है हाइड्रोजन होता है। इस बात का ध्यान रखें, ये जो रिलेशन है इस बात का ध्यान रखें। और 1 एटॉमिक मास यूनिट जो हमने पहले पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट में, इट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी बोल सकते हैं आप। अब बात आ गई न्यूट्रॉन। जब हम बात करते हैं कि सर कहीं सुना सुना सा लग रहा है, तो सब पार्टिकल अगर बात करें तो जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होता है, जो एटम है उसका एक न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर कौन चक्कर लगा रहा है आपके पास में, वो इलेक्ट्रॉन है। तो सर आपने इलेक्ट्रॉन की बात कर ली, सर आपने प्रोटॉन की डिस्कवरी कर ली, सर आपने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो नहीं की। अरे भाई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हो सकती है, अगर चार्ज ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि भाई कहीं पर जो है वो कोई रेस्पॉन्स आपको मिलेगा, तो उस रेस्पॉन्स के रेस्पेक्ट में ही तो आप रेस्पॉन्स देंगे। जैसे न्यूटन जब थे, ठीक है, क्या देखा भाई, सेब एप्पल जो है वो गिरा, तो उस रेस्पॉन्स में ही तो उन्होंने कहा कि यार ग्रेविटी है। आइंस्टाइन ने पार्टिकल देखा, तो पार्टिकल को मास में कन्वर्ट, उसकी वेलोसिटी से मास में कन्वर्ट हुआ, तो रेस्पॉन्स देखा, तब उन्होंने थ्योरी डिस्कवर की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या बनाया, एंटीबायोटिक, तो क्या देखा, रेस्पॉन्स देखा। माइकल फैराडे ने क्या करा, मैग्नेट गिराया, तो क्या हुआ, रेस्पॉन्स देखा जब। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हो सकता था, क्योंकि वो रेस्पॉन्स ही नहीं देता, क्योंकि वो तो न्यूट्रल पार्टिकल है, उस पर तो चार्ज ही नहीं है। तो बहुत सालों बाद जो डिस्कवरी हुई वो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, और वो भी एक सडन डिस्कवरी है, सेरेंटिपिडी है। तो देखिए, न्यूट्रॉन के बारे में अपन देखने की कोशिश करते हैं कि न्यूट्रॉन जो है 1932, इतना लेट हो गया भाई। कहाँ 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, कहाँ 20th सेंचुरी के अंदर न्यूट्रॉन आया, और इट इज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। इट इज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। चैडविक ने इसको डिस्कवर किया। E/m कितना होता है न्यूट्रॉन का, 0 होता है भाई न्यूट्रॉन का E/m। अब बात क्या हो गई कि चैडविक इसको डिस्कवर नहीं करना चाहते थे, चैडविक तो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये एक रेडियो केमिस्ट थे जो रेडियो एक्टिविटी पे डिस्कवरी कर रहे थे। रेडियो एक्टिविटी जानते हो ना, कि जो एटम जो है अनस्टेबल होते हैं और उसमें से जो पार्टिकल्स, कई पार्टिकल बाहर निकलते हैं, तो उस पर ये वर्क करते थे। इनका एक्सपेरिमेंट उन पे था। तो और ये एलिमेंट का कन्वर्जन भी करते थे कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करा के तीसरा एलिमेंट बनाना। जैसे ये वर्क कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे कि हीलियम पार्टिकल को
बेरिलियम पार्टिकल के साथ रिएक्ट करा रहे थे और कार्बन पार्टिकल बना रहे थे। जब ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया तो उन्होंने क्या